मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। तकरीबन 6 साल हो गए मुझे चैनल बनाए हुए, और इन 6 सालों में शायद ही कोई रात होगी जिसमें मैं सोया हूं। मेरा काम है सारी रात लोगों के हाथों की रीडिंग करना, लोगों के जायचे बनाना, और जितना आप इस इल्म में डूबते चले जाते हैं, इस इल्म की गहराइयों में चले जाते हैं, इतनी इस इल्म की हकीकत आपके सामने खुलती चली जाती है। तो अक्सर जो लोग इस इल्म के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, या जो ज़रूरत से ज़्यादा जाहिल होते हैं और अपने आप को बड़े फिलासफर समझते हैं, तो वो आम तौर पर हर पामिस्ट की वीडियो के नीचे जहाँ पे उसने पाम रीडिंग की होती है, वहाँ पे ये फिलासफर लोग लिखते हैं, मेरी नज़र में तो जाहिल है, कि जी जिनके हाथ नहीं होते फिर उनका मुकद्दर कहाँ से पढ़ा जाता है। इस सवाल का जवाब भी आज मैं आपको दूंगा, बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते उनका मुकद्दर कहां से पढ़ा जाता है। ठीक है, हाथ का मुकद्दर जो है वो अल्लाह ताला ने कुछ चीजों में छुपाया हुआ है। एक तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर इंसान का मुकद्दर छुपा हुआ है। जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उस डेट, उस मंथ और उस ईयर के जो डिजिट हैं, वो डिजिट आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसा कि ये लोशोबर चार्ट मैं अक्सर बनाता हूँ, बल्कि बनाना कई लोगों को सिखा भी चुका हूँ अपने चैनल पे, कुछ लोग सीख भी चुके हैं। ये लोशोबर चार्ट होता है, तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है, इससे हम इंसान का जो एक मुकद्दर होता है उसको हम जान लेते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा ये होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली असल में ये होती है कि 7 प्लैनेट जो है ना, वो इस कायनात में हमारी, इनके जो भी हमारा मुकद्दर होता है, जो भी हमारी किस्मत होती है, वो 7 प्लैनेट की ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई है। वो हमारी नेचर का फैसला करते हैं, वो हमारी मुस्तकबिल का, हमारी जिंदगी कैसी होगी, हमारी नेचर कैसी होगी, हमारा मुकद्दर कैसा होगा। वो 7 प्लैनेट हमारी जिंदगी का तयन करते हैं कि हमारा फ्यूचर, मुस्तकबिल, हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा खानदान, हम किस घर में पैदा होंगे और हमारी नेचर कैसी होगी। देखिए, जब आपकी मां के पेट में जब हमल करार पाया था ना, उस वक्त इन 7 प्लैनेट का काम शुरू हो जाता है। आपकी नेचर क्या होगी, आपकी फितरत क्या होगी, ये 7 प्लैनेट इस चीज को तय करते हैं। और अल्लाह ताला ने 7 ही दिनों में ये कायनात बनाई थी, और हर प्लैनेट को एक दिन अल्लाह ताला ने दिया है। तो सैटरडे, जिसको आप हफ्ता बोलते हैं, उसको सैटर्न दिया गया है। सैटर्न हफ्ते के दिन का मालिक है। ठीक है जी, जिसको जोहल से आरा उर्दू में आप बोलते हैं। दूसरे दिन आता है, हफ्ते के बाद आता है संडे, सन डे, यानी कि सूरज का दिन। तो इतवार का दिन जो है वो सूरज को दिया गया है। उसके बाद आता है जी मंडे। मंडे का मतलब है मून डे। ये मून से मंडे बने, यानी कि चांद का दिन है। ये चांद को दिया गया सोमवार का दिन, जिस दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। वो था चांद का दिन। चांद रहमत, चांद है रहमत, प्यार, मोहब्बत। इसीलिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। तो सोचे ना आप कि हमारे प्यारे नबी को वो चांद का डे ही क्यों दिया गया? क्योंकि चांद जो है वो ममता है, सरापा मोहब्बत है, प्यार है। तो हमारे प्यारे नबी सबसे ज्यादा इस मखलूक के साथ, इस कायनात के लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। उन्होंने सारी जिंदगी तकलीफों में बसर की, और
رو رو کے اپنی امت کے لیے بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے بچے ان کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان کی زندگی کی دعا نہیں مانگی، بلکہ وہ دعا امت کی بخشش کے لیے بچا کے رکھ لیں کہ یا اللہ یہ میں ہر نبی کو ایک دعا دے دی جاتی ہے نا کہ آپ اس دعا کا استعمال جب مرضی کر لیں، یا آپ اپنی زندگی میں کر لیں یا اسے قیامت کے دن کے بعد روز قیامت کے لیے رکھ لیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے وہ دعا امت کی بخشش کے لیے رکھ لی کہ میں اپنی امت کو بخشواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں پر اور اس کائنات کا ایک بادشاہ بنایا، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر کہ نہ تو نے پچھلوں کو کسی کو حضرت آدم علیہ السلام تک کسی کو وہ بادشاہی دی ہو، اور نہ ہی بادشاہی وہ قیامت کے دن تک تو کسی کو دے گا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا دنیا میں ہی مانگ لی، اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، تو ان کو بادشاہی دے دی گی۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کی بخشش کے لیے اپنی دعا کو بچا کے رکھا ہوئے میرے لیے اور ہم گناہ گاروں کے لیے۔ تو ہمارے پیارے نبی کس دن پیدا ہوئے؟ سوموار والے دن۔ سوموار والے دن ہی دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ وفات کا دن بھی سوموار اور پیدائش کا دن بھی سوموار۔ اب ان کو ہمارے پیارے نبی کا جو ڈے ہے وہ تھا سوموار، اور اس کو رول کر رہا تھا مون۔ اسی وجہ سے مون جو ہے وہ سراپا محبت ہے، پیار ہے، محبت ہے، ممتا ہے۔ مون سے ہم ممتا دیکھتے ہیں، ماں کی محبت دیکھتے ہیں۔ تو نبی کے دل میں بھی اپنی امت کے لیے وہی محبت تھی جو ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہوگی جی۔ آج بالکل میرا ایک الگ سا موڈ ہے۔ اگر آپ ابھی فری نہیں ہیں تو بے شک آپ ابھی ویڈیو یہ سکپ کر دیں، ویڈیو کو آپ اپنے واٹس ایپ پہ اس کا لنک بھیج دیں، بعد میں آپ آرام سے یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہوگی اور شاید بہت ہی لمبی ہوگی۔ سیدھی اور صاف بات بتا دوں، مجھے نہیں پتا یہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنے گی، گھنٹے کی بنے گی یا 2 گھنٹے کی بنے گی، کیونکہ میں نے آپ کو آج یہ بتانا ہے کہ میں ریڈنگ کرتا کس طریقے سے ہوں، اور یہ جو علم پامسٹری ہے، اسٹرولوجی ہے یا نیمرولوجی ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کا اور ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے ان پلینٹ کے ساتھ۔ تو پلینٹ کی بات ہو رہی تھی مون والے دن، مون کا جو ڈے ہے اس دن ہمارے پیارے نبی تشریف لائے، اور پھر اسی چاند کی محبت دیکھ لے، اسی وجہ سے ان کو پھر رحمت العالمین ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے جی منگلوار۔ منگل کہتے ہیں مریخ کو، مارس، منگل، آپ نے سنا ہوگا جی منگل پلینٹ، تو یہ مارس کی بات ہو رہی ہے۔ تو مارس جو ہے وہ ہے جتنی بھی جنگ و جدل ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے، ایگو میں آتا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ قتل کرتے ہیں تو یہ مصیبت کا دن ہے، بلاؤں کا دن ہے، پریشانیوں کا دن ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ منگل والے دن بے شک آپ سفر نہ کریں، منگل والے دن آپ کوئی بھی کام کرنے سے تھوڑا سا اجتناب کریں، آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو وہ جمعرات والے دن کر لیں، سوموار والے دن کر لیں یا جمعے والے دن کر لیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو وہ منگل کا دن انہوں نے کبھی بھی چوز نہیں کیا۔ شاید کوئی ایک دفعہ چوز کیا ہو، اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے بھی اپنے پیارے نبی کی زندگی کے ایک دن کی سٹڈی کی ہوئی ہے، تو میں اب مجھے کریکٹ یاد نہیں ہے، لیکن میں نے موسٹلی جو جتنا بھی پڑھا ہے سیرت کی بکس میں، اس میں نبی پاک جو ہیں وہ جمعرات والے دن، جمعے والے دن، سوموار والے دن، ان جو اچھے ڈے تھے نا ان میں نبی پاک ہمیشہ سفر کرتے تھے۔ تو جو مارس ہے نا منگل کا دن، یہ دیکھیں اس میں منگل اور بدھ کا جو ہے وہ گوشت کا بھی ناغہ ہوتا ہے، اس دن گوشت ذبح ان کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ منگل اور بدھ والے دن ان کے جانوروں کا جو ذبح ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے۔ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس میں۔
تو منگل جو ہے اس میں آپ کو منگل چونکہ لڑائی جھگڑے فساد مصیبتیں ٹینشنیں یہ منگل کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، مریخ کے ساتھ جوڑا گیا، اور مریخ جو ہے وہ انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، ایگو پیدا کرتا ہے، تو اس لیے منگل کا دن جو ہے وہ مارز مریخ پلینٹ کو دیا گیا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں جی بدھوار، بدھ کہتے ہیں جو عطارد پلینٹ ہے نا، عطارد مرکری جو پلینٹ ہے عطارد، یہ اس کا ہے بدھ، مرکری کا دن ہے، تو بدھ جو ہے وہ مرکری پلینٹ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ پامسٹری میں سنا ہوگا کہ یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے یہ مرکری کی فنگر ہوتی ہے، اور اس کے نیچے جو باہر ہوتا ہے وہ مرکری پلینٹ کو دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح منگل کے بعد بدھ آ گیا، بدھ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مرکری پلینٹ کا ڈے ہے، اور اس کے بعد آتی ہے بات جی جمعرات۔ دیکھیں اسلام میں جمعرات والے دن کی والدین کا جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو وہ جی ختم پاک پڑھنے، قرآن پاک پڑھ کے کچھ غریبوں کو وہ ان ماں باپ کی بخشش کے لیے ان کی دعاؤں کے لیے ہم بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، قرآن پاک کا ختم کرواتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو اصالِ ثواب پہنچے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، صدقہ کھانے میں دے دیتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، جو طلباء پڑھتے ہیں مدرسوں میں وہ بھی بیچارے یتیم غریبی بچے زیادہ تر مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تو انہیں بلایا جاتا ہے اور قرآن پاک ان سے پڑھا کے ان کو پھر کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا دن رکھا گیا جی جمعرات، جمعرات کو عام طور پر ختم وغیرہ کروائے جاتے ہیں، اور جمعرات کو پیروں کا فقیروں کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور پلینٹ میں جو پیر فقیر جو گرو ہے نا وہ جوپیٹر کو مانا گیا ہے، اور جمعرات کو کیوں زیادہ اہمیت ملی ہے وہ اس لیے کہ جوپیٹر جو ہے وہ جمعرات کو رول کرتا ہے۔ تو اب آپ بہت اگر باریکی سے غور کریں گے تو ہمارے پیارے نبی نے ان یہ جو پلینٹ کو ڈے ملے تھے انہی کو اہمیت دی ہے، یعنی کہ جمعرات کو بڑا پسند کرتے تھے ہمارے پیارے نبی۔ جمعے کا بھی ابھی ذکر آئے گا، جمعے کو انہوں نے عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور جمعے کی نماز رکھی گئی ہے۔ جمعہ کا بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کس پلینٹ کے ساتھ ہے۔ جمعرات جو ہے وہ گرو، نالج، روحانیت، اسپرچویلٹی، یعنی کہ جمعرات جو ہے وہ پیروں فقیروں کا دن ہے، اور پلینٹ کا جو پیر فقیر ہے جو گرو ہے وہ مشتری ہے۔ تو مشتری جو ہے وہ انسان کے اندر دین سے محبت، روحانیت، اسپرچویلٹی، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا، یہ جوپیٹر آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے، اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے، اور وہ دن دیا گیا ہے جمعرات۔ تو جمعرات کا دن جوپیٹر مشتری پلینٹ کو دیا گیا ہے۔ اب بات کریں گے جی جمعے کا دن کس کو ملا گیا، جس کو انڈین جی شکروار بولتے ہیں، شکر ادا کرنے کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جمعے کے دن اس کائنات کو پیدا فرمایا تھا، یعنی کہ یہ جو کائنات بنی ہے نا ساری، جو یونیورس بنی ہے، یہ زمین بنی ہے، ستارے بنے ہیں، زمین و آسمان بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن بنائے ہیں۔ اور جمعے کو انسانوں کو کیا کہا گیا کہ وہ اس دن شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ہندی میں اس کا نام ہے جی شکروار، جمعے کا۔ تو ہم کہتے ہیں جی جمعۃ المبارک، اور اس کے لیے عام دنوں میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے والے دن ہم اسپیشل ظہر کی نماز کے ساتھ ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یعنی کہ آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر آپ نے اگلا جمعہ پڑھا، تو اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس جمعے کی نماز کی برکت سے آپ کے وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جمعہ کتنا متبرک، کتنا پاک دن ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور جمعے کو کون سا پلینٹ دیا گیا؟ زہرہ پلینٹ، وینس پلینٹ کیا کرتے ہیں جی؟ وینس پلینٹ آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں، آپ کو ایک اچھی بیوی وینس کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر آپ کا وینس اچھا ہوگا، آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، آپ ویل نظر آتے ہیں، آپ کو چہرہ، اللہ تعالیٰ نے چہرہ بڑا خوبصورت دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت جسم عطا کیا ہے، وہ وینس پلینٹ کی وجہ سے ہے۔ جن لوگوں کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، جو لڑکیاں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، جو مرد بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، تو ان کا جو جوپیٹر ہوتا ہے اور ان کا جو وینس پلینٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہی کمال کا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے کنڈلی میں۔ تو اس طریقے سے یہ جناب 7 دنوں کو 7 پلینٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، 7 پلینٹ کو ان 7 دنوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔
اور یہی 7 پلینٹ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کی انرجیز ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ہمارا جو اس وقت گوشت کا جو لوتھڑا ہے، جب ہماری آنکھیں بن رہی ہوتی ہیں، دل بن رہا ہوتا ہے، ہمارے گردے پھیپڑے بن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو برین بن رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ پلینٹ ان کی وائبریشن جس قدر زیادہ ہوگی، یعنی کہ اگر کسی کے بچے کا اب سر بن رہا ہے، اس کا دماغ بن رہا ہے، اور اس کے دماغ میں اس وقت مارز کی انرجی اگر بڑھ جائے، اس کے فرسٹ گھر میں اگر مارز آ کے بیٹھ جائے تو ایسا بچہ بہت غصے والا ہوتا ہے، اور ایسے بچے کے سر میں چوٹ بھی لگتی ہے، اور ہو سکتا ہے ایسی چوٹ لگے کہ 5 6 10 ٹانکے لگ جائیں اس کے سر پہ، اتنا زیادہ اس کو شدید چوٹ لگ جائے. اسی طرح اگر آپ مارز آپ کے دوسرے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ کے چہرے پہ کوئی بڑا موٹا تل ہو سکتا ہے، آپ کے چہرے پہ کسی کٹ کا نشان ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں کے منہ پہ کوئی بہت موٹا تل ہے نا کالا، اور چہرے پہ کوئی بڑا کٹ ہے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ان کے فرسٹ گھر میں یا سیکنڈ گھر میں مارز بیٹھا ہوا ہے، یا ان 2 گھروں کو وہ دیکھ رہے آپ کی کنڈلی میں. یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اسٹرالوجی کا بھی تھوڑا سا تعارف کروایا ہے. تو اب یہ جو کنڈلی کے 12 گھر ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر جو پلینٹ ہے، یہ پوری ہماری زندگی، ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے دنیا سے چلے جانے تک، یہ ہماری زندگی کی ایک ایک بات کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اب وہ جو لوگ سوال کرتے ہیں جی جن کے ہاتھ نہیں ہوتے پھر ان کا مقدر کہاں سے دیکھا جاتا ہے؟ بھائی اگر آپ جاہل ہے نا، آپ کے اندر عقل کوئی نہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف ہاتھ کی لکیروں سے مقدر کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ آپ کی اپنی جہالت ہے. آپ فلاسفر نہ خود کو سمجھیں، آپ ارسطو نہ بنے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے صاحب علم بنے، پہلے آپ کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر کوئی عقل آئے، آپ کو کسی بات کی سمجھ آئے کہ یہ ایک بڑا گہرا علم ہے، سمندر سے گہرا علم ہے. تو میں 3 علوم کو ملا کے ریڈنگ دیتا ہوں. سب سے پہلے جب میں آپ کی پام ریڈنگ شروع کرتا ہوں تو اس میں آپ کا سب سے پہلے لوشو بر چارٹ، یہ جو آپ کی تاریخ پیدائش میں یہ جو ڈیجٹ چھپے ہوئے ہیں نا، میں ان کی سٹڈی کرتا ہوں. ان کی سٹڈی کا نام ہے جی لوشو بر چارٹ، نیمرولوجی، علم العداد، عددوں کا علم. تو ہم جس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں، یہ تاریخ ہماری زندگی کی تمام خوشیوں، کامیابیوں، ناکامیوں کا بتا دیتی ہے. اس کے لیے بنایا گیا جی لوشو بر چارٹ. تو لوشو بر چارٹ کیسے بناتے ہیں، کس طرح یہ کام کرتا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ پام ریڈنگ ہوگی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. اسی ویڈیو میں لوشو بر چارٹ بھی ہم بنائیں گے، اور یہ ایک فیمیل کا لوشو بر چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ فیمیل کا ہی یہ پام ہے. ان کی ہم نے ہاتھ کی لائنوں کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ہم نے کنڈلی بھی پڑھنی ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. یہ ویڈیو تقریباً ابھی 18 منٹ ہوئے ہیں. ابھی میں نے اپنی بات کا سٹارٹ لی ہے کہ یہ 3 علوم کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ ورک کرتے ہیں. لوشو بر چارٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ جو اسٹرالوجی، یہ جو آپ کی جنم کنڈلی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے. جنم کنڈلی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوتے ہیں نا، اس وقت آسمان پر یہ جو کنڈلی کے 12 گھر بنائے جاتے ہیں. تو یہ کائنات جو ہے نا، اگر آپ ایک دائرے کی شکل میں لینا، دائرے کے اندر بھی 360 ڈگریز ہوتی ہیں. تو یہ جو کائنات کے گرد اگر آپ ایک دائرہ کھینچیں گے تو وہ بھی 360 ڈگری کا وہ ایک دائرہ بنے گا. اس 360 ڈگری کو اگر ہم 30 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو اس کائنات کو اگر ہم ایک دائرہ مان لیں، بہت بڑا ایک دائرے کی شکل میں، تو پھر اس کو 30 ڈگری پہ ہم تقسیم کر لیں تو یہ 12 گھر بنتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ اصل میں جو کنڈلی کے 12 گھر ہوتے ہیں وہ اس کائنات کو 12 گھروں میں تقسیم کیا گیا ہے. اور یہ 12 گھر میں جو پلینٹ موجود ہوتے ہیں، جس وقت آپ پیدا ہوتے ہیں اس وقت ایک تصویر لی جاتی ہے ان 12 گھروں کی، کہ اس وقت جو پلینٹ تھے جب آپ پیدا ہوئے ان کی کیا پوزیشن تھی زائچے میں.
تو جو ذائچہ بنتا ہے اصل میں ان 12 گھروں کا ہی بنتا ہے، اور اس وقت جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا کہ نہ 1 سیکنڈ اوپر نہ 1 سیکنڈ نیچے، اللہ تعالیٰ نے وقت بھی آپ کا مقرر کر رکھا تھا، آپ کی کنڈلی بالکل آپ ایک کیلکولیشن کے تحت آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو اب یہ کیلکولیشن اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کیلکولیشن میں آپ کی پہلی بچی ہوگی یا بچہ، پہلے بوائے ہوگا آپ کا یا بیٹی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاٹر دے گا یا سن دے گا، دوسرا بچہ آپ کا سن ہوگا یا ڈاٹر ہوگا یہ بھی پتا چل جاتا ہے، تیسرا بچہ آپ کا سن ہوگا یا ڈاٹر ہوگا یہ بھی کنڈلی سے پتا چل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ماں نے زندگی میں کتنے دکھ دیکھے، تکلیفیں دیکھی یا کس قدر خوشیاں دیکھی، آپ کی ماں کتنی سمجھدار لیڈی تھی، آپ کا باپ کیسا انسان تھا، وہ کیا ان کا کام تھا، وہ زندگی میں ان کا پروفیشن کیا تھا، ان کی فیملی کیسی تھی، ان کے خاندان والے ان کے ساتھ اچھے تھے یا برے تھے، یہ بھی کنڈلی بتاتی ہے۔ آپ کا جو ذائچہ بنتا ہے اس وقت 12 گھروں میں، اس میں مکمل آپ کے ماں باپ کی پوری زندگی اور آپ کی زندگی اس میں لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے کہ تم کس خاندان سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری شخصیت کیا ہے، تم ایک جاہل گھٹیا نیچر کے انسان ہو یا تم ایک بڑے زبردست بڑے ذہین انسان ہو، یہ سارا کچھ کنڈلی کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو تو وہ پڑھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں، یا آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ آپ یہ جو لوشوبر چارٹ ہے آپ اس کو بھی پڑھنا سیکھ لیں، آپ جنم کنڈلی کو بھی پڑھنا سیکھ لیں، اور آپ ہاتھ کی لکیروں کو بھی پڑھنا سیکھ لیں۔ تو بات ہو رہی ہے جی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہوگی، اور آپ نے اس ویڈیو کو آپ اپنے پہلے واٹس ایپ پہ یا کسی جگہ پہ بھی شیئر کر لیں، اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سکپ نہیں کرنا، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے میرے ساتھ کہ ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، ورنہ سارا مزہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ایک انسان کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ کو ایک ناول دے دیا جائے، ناول کا اگر آپ نے کہانی پڑھنی ہے تو آپ کہانی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ناول کے پہلے ورڈ سے لے کے آخری ورڈ تک ایک ایک حرف کو پڑھیں گے تو تب جا کے آپ اس پوری کہانی کو سمجھ پائیں گے۔ تو اسی طرح جب میں کسی انسان کا ہاتھ پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پھر میں اس کا لوشوبر چارٹ مکمل پڑھتا ہوں، اس کے ہاتھوں پہ لکھی ایک ایک لائن کو باریکی کے ساتھ ریڈ کرتا ہوں، پھر میں اس کی جنم کنڈلی بناتا ہوں، پھر اس کنڈلی میں جو کوئی لکھا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے پھر میں حتمی ریڈنگ جو ہے نا وہ اپنے سبسکرائبر کو دیتا ہوں جو وہ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا طریقہ کار ہے، اور جو ایکوریسی اس کی ہے پھر وہ 100% وہ بڑی ایکوریٹ باتیں میں بتا دیتا ہوں، یعنی کہ جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے نا وہ مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ سر آپ نے 100% جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہیں۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے ہم ان کی پام ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کا لوشوبر چارٹ دیکھیں گے۔ لوشوبر چارٹ کے بعد ہم ان کا جو جنم کنڈلی ہے وہ دیکھیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ میں 2 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کا یہ پارٹ 1 رکھ لیتے ہیں جس میں میں نے تعارف ہی کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا پارٹ 2 میں ہم ان کی ہاتھ کی لائنوں کو ریڈ کریں گے، مکمل ہاتھ کی لائنوں کو ریڈ کریں گے، اور اگر ہاتھ کی لائنوں کو ریڈ کرنے کے ساتھ مجھے ان کا لوشوبر چارٹ بھی پڑھنے کا موقع مل گیا، اگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنی تو پھر ہم لوشوبر چارٹ کیسے بناتے ہیں اور ان کی ہاتھ کی لائنوں کو پڑھیں گے، تو پھر ہم ان کا لوشوبر چارٹ پڑھیں گے، پھر لوشوبر چارٹ کی ریڈنگ اور ان کے ہاتھوں کی ریڈنگ کو آپس میں ملائیں گے کہ یہ کتنی ایکوریٹ ہے، کتنی ایکوریسی آ رہی ہے ان باتوں میں۔ اس کے بعد پھر ہم ان کی جنم کنڈلی بھی ملائیں گے۔ تو میرا خیال آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھے 24 منٹ ہو گیا بولتے ہوئے، تو ظاہر ہے انسان کی ایک اپنی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، میں بول بول کے تھک گیا ہوں، ظاہر ہے آپ ہو سکتا ہے سن کے بور ہو گئے ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کو میں بور نہیں ہونے دوں گا مزید، تاکہ آپ کی وہ جو ایک انرجی ہے وہ بحال رہے۔ ان کی جو پام ریڈنگ ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی زندگی کو پڑھنے کا، ہاتھ مکمل پڑھتے کیسے ہیں، ہاتھ کی لکیریں، اور اس کے علاوہ لوشوبر چارٹ اور پھر جنم کنڈلی، ان تینوں چیزوں کو ملا کے جو میں ریڈنگ دیتا ہوں اور وہ کس قدر ایکوریٹ ہوتی ہے، یہی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو چلیں
ये तकरीबन मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं 30 मिनट बोल लूंगा सिर्फ तारफ करवाते करवाते। तो अब वो 30 मिनट तक तो बात चली गई है, तो बेहतर यही है कि पार्ट 2 में हम इनके हाथ की लाइनों को रीड कर लेंगे, इनका लोशोबर चार्ट भी डिस्कस कर लेंगे और जन्म कुंडली को भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे अगर वो एक वीडियो में वो सारी अगर चीजें कवर हो गई तो मैं कवर कर लूंगा, नहीं तो फिर 2 हिस्से उसके भी बना लेंगे। तो ये फिलहाल पार्ट 1 के तौर पे आप इसको ले लें, ये पार्ट 1 है। अभी इनकी जो मजीद रीडिंग होगी वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड करूंगा, और पार्ट 3 जो इस वीडियो का होगा वो भी मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड कर दूंगा। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट इनकी रीडिंग है वो एक वीडियो में आती है या 2 वीडियो में आती है। तो चलें, अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जिन लोगों ने भी अपना पाम रीड करवाना है, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना है या अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, तो वो मेरे इसी नंबर पर राब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका इसी तरीके से आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी ये कि जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका मैं अभी 1 घंटे तक मजीद मैं इसका अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो का आगे पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें कि मैं हाथों की लाइनों को किस तरीके से रीड करूंगा, लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो भी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। फिर जन्म कुंडली कैसे पढ़ते हैं वो भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो ये होने जा रही है, जिसका ये आप पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये करें कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फौरन सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 भी आज ही आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख चुके हैं, ये पार्ट 2 में लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम इनका, ये एक मेरी फीमेल सब्सक्राइबर हैं, आज हम इनकी पाम रीडिंग भी करेंगे। कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो मैं साथ इनका लोशोबर चार्ट भी बनाऊंगा और वो लोशोबर चार्ट बनाते कैसे हैं और उसको पढ़ते कैसे हैं ये भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो देखते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन अगर आप सही सीखना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कोई टाइम इतना मैटर नहीं करता, तो 20-25 मिनट की वीडियो तो मेरी होती है। तो उम्मीद है कि आप एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान के साथ सीखेंगे, समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़ी ही डिटेल के साथ जो है ना वो इल्म पामिस्ट्री सिखाऊं। तो सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूंगा। जिनका अंगूठा है तो फर्स्ट थंब इनका अच्छी लेंथ में है। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट थंब इंसान की जिंदगी के बारे में क्या बताता है। फर्स्ट थंब बताता है जी इंसान की विल पावर का। विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को ये बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ती। सेकंड पावर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, सूझबूझ भी बड़ी ज़बरदस्त है। माशाल्लाह कोई भी काम करेंगी बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ करेंगी और फिर अपने काम को मुकम्मल करने की भी कोशिश करती हैं ये। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इनकी ये जो बुद्धाई बन रही है, ये यहाँ पे इतनी खूबसूरत एक आंख बननी चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से, और ये बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद होगी तो आप किसी से धोखा इतनी आसानी के साथ नहीं खाएंगे, आप रुपया पैसा भी ज़ाया नहीं करेंगे और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें भी कम आएंगी। आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होगी, बुढ़ापा आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा और ज़िंदगी में स्ट्रगल आपको इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी ये आंख ओपन हो, जैसे कि आपको इनके अंगूठे पे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये आंख ओपन है दोनों साइडों से। तो फिर क्या होगा कि फिर ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएंगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुले दिल के मालिक होते हैं, आपकी बेतुके पैसे खर्च हो जाते हैं, आपका पैसे का नुकसान होता है, आपको ज़िंदगी में धोखे बहुत मिलते हैं, जो भी आपकी जमा पूंजी होती है वो अक्सर आपकी ज़ाया होती रहती है और ज़िंदगी में गलत लोगों पर आप एतबार करते हैं। कम से कम बचपन से लेके ना 30 साल की उम्र तक तो आपको ज़िंदगी में बहुत चीटिंग होती है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल होती है, मुश्किलात होती हैं। 30-35 पे जाके आपको अकल आती है कि यार मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। तो 30-35 पे जाके आप संभलते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होती है
और फिर आपकी सिक्स सेंस भी बेहतर होती है और आपकी फेस रीडिंग भी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट इनका बेहतरीन है जी, ज़बरदस्त है। हल्की हल्की लाइनें नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें हो तो वो बेटियों की होती हैं, और अगर एक गहरी लाइन हो तो वो बेटों की होती है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा बारीकी से गौर करेंगे तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डॉट बनते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे इनके डॉट भी बन रहे हैं। तो तकरीबन इनके दो बेटे दो बेटियां, ज़्यादा से ज़्यादा ये इनकी तरतीब बन सकती है कि दो बेटियां अल्लाह ताला इनको दे सकता है, या मे भी दो बेटे भी अल्लाह ताला इनको दे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ये अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, एक बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगी। और यहाँ पे अगर इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो लाइफ लाइन शुरू में बिल्कुल ये अंदर की तरफ यहाँ से दंसी हुई है, और ये दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। जब जिंदगी की लाइन बहुत ज्यादा अंदर की तरफ दंसी हुई हो और ये दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, और यहाँ पर ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, यहाँ पर भी एक लाइन नजर आ रही हो, तो ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करती है। ये जो लाइन है, यहाँ पर जो लाइनें होती है, तो शुरू में आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो होती है, गुस्सा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर आपकी जिंदगी की लकीर दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। किसी ने कोई ताना दे दिया, किसी ने कोई बात कह दी, तो ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं उस बात की, पुरानी से पुरानी बात भी ये याद रखते हैं, और अपनों के दिए हुए ज़ख्मों को ये भूलते नहीं है। इसके अलावा कोई भी डिसीजन लेना हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसला करते हैं, फौरन डिसीजन नहीं लेते, बहुत गौर फिक्र करेंगे, अपने प्यारों के साथ मशवरा भी करेंगे, अपने अच्छे दोस्तों के साथ, या जो इनको लगता है कि ये बंदा इनके साथ बहुत ज़्यादा मुखलस है, उसके साथ ये मशवरा भी करेंगी, और उसके बाद ज़िंदगी में ये कोई फैसला करेंगी। ऐसे लोग रस्म रिवाज के भी पाबंद होते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है इनकी, और अपने रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी गुलाई में इतनी लंबी होती है और गुलाई में होती है और यहाँ तक पहुँच जाती है, तो ये कह लें कि 80 से 90 साल तक इनकी एज हो सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और तवील ज़िंदगी होगी। वीनस में उभरा हुआ है तो बहुत अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगी। यहाँ पर लाइनें मौजूद हैं, तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर आ सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये इतना पता चला है कि ज़िंदगी में ये धोखे भी खाएंगी, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आएगी, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी। और वीनस माउंट ये बता रहा है कि ज़िंदगी इनकी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, और लाइफ लाइन ये बता रही है कि ज़िंदगी में मुश्किलें, प्रॉब्लम भी इनकी शुरू में ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती चली जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। ये इनका जुपिटर माउंट है, तो जुपिटर माउंट इनका कोई बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है और शुरू में थोड़ा सा दबा हुआ भी है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में जब आपका जुपिटर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होता, तो फिर आपकी ज़िंदगी मिली जुली होती है। क्योंकि कुछ टाइम आपका बड़ा बेहतरीन आता है, शुरू की टाइम इनका हो सकता है बड़ा अच्छा है, फिर मिड में जाके इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो जाए, और फिर ओल्ड एज में जाके फिर इनकी वो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाए। तो इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, ये जुपिटर माउंट बता रहे हैं। ठीक है, तो इस माउंट से भी आप जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंसान की मैरिज लाइफ कैसी होगी। अगर ये बहुत खूबसूरत उभरा हुआ होगा तो मैरिज लाइफ इतनी शानदार होगी, इतना इंसान कोई बड़े मर्तबे मुकाम पर पहुंचेगा, इतना ही इंसान बहुत हायर लेवल पे जाता है और ज़िंदगी में इंसान को बड़ी खुशियां, कामयाबियां मिलती हैं। लेकिन जब आपका यही जुपिटर जब दबा हुआ होता है तो आपकी मैरिज में भी मसले बनते हैं, और जिस कदर आपको दौलत चाहिए होती है, रुपया पैसा चाहिए होता है, इतना आपके पास दौलत आती नहीं है। तो ये फिर आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जुपिटर आपके उस मर्तबे मुकाम का भी बताता है, और दौलत आपके पास किस कदर आएगी और आपकी मैरिज लाइफ कितनी खुशहाल रहेगी, ये भी हम इसी माउंट से पढ़ लेते हैं। और आपकी ज़िंदगी में किस कदर स्ट्रगल आएगी, किस कदर आप फेस रीडिंग कितनी अच्छी करेंगे, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी किस कदर होगी, ये हम यहाँ से अंगूठे की आंख से देख लेते हैं। ठीक है, ज़िंदगी की लंबाई, लेंथ को हम इधर से देख लेते हैं। ठीक है जी, शुरू में ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़बरदस्त है, आगे आके थोड़ी सी मिड में आके थोड़ी सी मध्यम होती है, तो 50 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ना इनकी सेहत थोड़ी सी डाउन होने की तरफ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई खतरे वाली बात कोई नहीं है। और इसी तरह दिमाग की जो लकीर है, ये है नीचे मून माउंट, तो इसका झुकाव मून की तरफ है।
तो ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, किसी इंसान का बुरा नहीं सोचते, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। अक्सर इन्हीं लोगों को धोखा दिया जाता है, इन लोगों को इनका दिल भी तोड़ा जाता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और फिर उस चीज़ को ये सीख भी लेते हैं। अब ये देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे सफ़र की लाइनें देखते हैं, यूं अगर लाइनें बहुत गहरी हों तो फिर कहा जा सकता है जी आप कनाडा, अमेरिका, यूरोप पहुंचेंगे। अगर यहाँ पे आपको बहुत मध्यम लाइनें नज़र आती हैं तो फिर आप कहते हैं जी नहीं, बड़ा मुश्किल है सफ़र। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खाली यहाँ पे लाइनों पे ट्रस्ट नहीं करता कि मैं खाली लाइनों को देके मैं ये कोई राय दे दूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ। अब आपने समझना है, यहाँ से आप एक सीधी लाइन ड्रा करें यूं। अगर तो ये होता है आपका मून का एरिया। अब फार्मूला समझे, अगर ये मून आपका छोटा हो, पिचका हुआ हो, दबा हुआ हो, फिर तो आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपका ये मून का एरिया यहां से, जैसे इनका मून बाहर की तरफ निकला हुआ है, इतना एरिया बाहर की तरफ निकला हुआ है, मून इनका बड़ा है, तो इससे फिर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये अल्लाह की बंदी जो है वो ट्रैवल करेगी और ये कनाडा, अमेरिका या इटली, फ्रांस ये पहुंच जाएगी, भले यहां पर लाइनें हों या ना हो। इस पॉइंट को आप समझ लें। ये उन लोगों के लिए बड़ी तसल्ली वाली बात है जो बेचारे यहाँ पे सफ़र की लाइनें ढूंढते रहते हैं, और जब उनको यहाँ पे ये सफ़र की लाइनें नहीं मिलती तो उनको पामिस्ट कह देता है कि जी तुम तो ज़िंदगी में सफ़र कर ही नहीं सकते। तो पामिस्ट भी बिल्कुल नालायक, यानी कि उसको इल्म ही कोई नहीं है किसी चीज़ का, और वो एक बंदे को बिल्कुल मायूसी की तरफ लेके जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मून माउंट दिया हुआ है जो कि बाहर की तरफ निकल रहा है, आपका ये मून, ये आपका सारा मून का एरिया है। अगर आपका मून इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और ये बाहर की तरफ भी निकल रहा है, तो 100% अगर यहाँ पे आपको हल्की हल्की लाइनें भी मिल जाएंगी ना, तो आप कनाडा, अमेरिका चले जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इस वक्त बाहर के मुल्क ही हैं और ये फॉरेन में ही है और इनकी सेटलमेंट हो चुकी है। ये पहला रिंग होता है आपकी सेहत के बारे में बताता है, आपकी सेहत किस कदर अच्छी होगी। और यही रिंग अगर ऊपर की तरफ उठ जाए तो ऐसी औरतों को बच्चा पैदा करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर उनका सिजेरियन होता है, ऑपरेशन की वजह से बच्चा पैदा होता है, और बाज़ दफा ऐसे औरतों की औलाद ही कोई नहीं होती। तो ये जो पहला रिंग है ये अगर आपका कंप्लीट है, मुकम्मल है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेहत अच्छी होगी। और दूसरा रिंग अगर आपका मुकम्मल है तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। ये सेकंड रिंग से हम औलाद देखते हैं आपकी। पहले रिंग से हम आपकी औलाद पैदा करने की सलाहियत को देखते हैं कि आपकी सेहत इतनी है कि आप बच्चा पैदा कर सकेंगी। ये आपकी सेहत का बताता है, ये आपके बच्चा पैदा करने का बताता है कि आपकी औलाद होगी। तो बिल्कुल इनके दो रिंग बने हुए हैं, तो मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि अल्लाह ताला ने इनको साहिब औलाद बनाया है, और बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनको औलाद दी हुई है, 3 बच्चे हैं इनके। और यहाँ पे ये जो तीसरा रिंग होता है ये बताता है कि आपको विरासत में माँ बाप की जो विरासत होती है या जो शोहर के पास जो कुछ उसकी जमा पूंजी होती है, तो उसमें से आपको हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता, तो बिल्कुल इनको हिस्सा मिलेगा। और यही जो 3 रिंग होते हैं, ये एक रिंग जो है वो इसको 30 साल की उम्र माना गया है। दूसरा रिंग अगर आपके पास है तो आपकी उम्र 60 साल हो सकती है। अगर तीसरा रिंग भी आपके पास मौजूद है तो आपकी उम्र 90 साल हो सकती है। तो इनको अल्लाह ताला ने 3 रिंग ये दिए हुए हैं, ब्रेसलेट, तो इनकी उम्र जो है वो 80 से 90 यानी कि 80 से 90 साल तक इनकी एज जा सकती है। अब दिल की लाइन को अगर आप देखें तो दिल की लाइन यहां से शुरू होती है और ये फिर यहां जा रही है। ठीक है, बल्कि यहां से एक किस्म का जब फोर्क बनता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। और ये मैंने आपको बताया था मरकरी माउंट है, और यहाँ पर अगर 2 या 3 लाइनें नजर आती हैं तो ऐसे लोग बड़ी खूबसूरत अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में शिफा भी बड़ी होती है, और ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले होते हैं। इसके अलावा जी ये है जी इनकी किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीर इनकी ये बता रही है कि जिंदगी में दुख तकलीफें स्ट्रगल इन्होंने देखी है, यहां से इनकी किस्मत जो है ना वो सही मानों में स्टार्ट देती है। तो 25 से लेकर 35 साल की उम्र तक भी इनकी जिंदगी माशाल्लाह जबरदस्त इनकी गुजरी है। तकलीफें टेंशनें तो खैर हर बंदे की जिंदगी में आती हैं, लेकिन 25 से लेकर 35 साल की उम्र तक इनका एक अच्छा टाइम था, अच्छी दौलत इनके पास आई है।
और ये फिर आप देख भी सकते हैं कि मैं इस चीज़ को आप समझ लें, जहाँ तक किस्मत की लाइन बेहतरीन है तो ये तकरीबन 35 से 40 साल एज इस जगह को माना जाता है। तो 35 से 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी बेहतरीन रही है। 35 से 40 के करीब ही यहाँ पर एक राखू लाइन ने काटा है, यहाँ पे भी एक राखू लाइन ने काटा है। तो इसका मतलब यही है कि 35 से 45 साल की उम्र के दरमियान जो कुछ भी क्राइसिस आए हैं ना इनकी ज़िंदगी में, वो 35 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक के दरमियान आए हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अगर आप कैलकुलेशन आराम तसल्ली के साथ करें तो इसका मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आप ये कैलकुलेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये और फिर ये इस तरीके से। तो आपने क्या करना है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये तकरीबन 10-10 करके ना, बल्कि थोड़ा सा हम 90 एज मानते हैं ना अगर इसको, तो फिर उस हिसाब से या 80 कर लेते हैं। अगर हम इनकी एज को 80 मान लें, 80 साल अगर इनकी उम्र को मान लिया जाए तो फिर क्या बनेगा जी, यहां से शुरू करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और फिर 80, इस तरीके से। ठीक है जी। तो यहां पे आके तकरीबन आप देख रहे होंगे कि ये टाइम बनता है 40 के करीब करीब, यानी कि 35 से 40। तो यहीं पे आके इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक भी होती है। तो जो भी इनकी जिंदगी में पेश आया वो तकरीबन 35 से 40 के करीब आया, और 35 से 40 साल की उम्र में ही यहां से इनके अपने, इनके ससुराल वालों की तरफ से या इनकी अपनी फैमिली वालों की तरफ से जिंदगी में जहर घोले गए हैं, और यहीं पे इनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी या जो भी इनके पास घर था वो इनका इनसे छिन गया है। इनके यहाँ पे इनका रुपये पैसे का नुकसान हुआ है या प्रॉपर्टी इनके हाथ से निकली है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी लाइफ जो है वो क्राइसिस का शिकार हुई है, और यहाँ पे किस्मत की लाइन जाके रुक भी गई है। फिर ये इन्होंने एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज यहाँ से शुरू किया है। तो 40 साल की उम्र के बाद यहाँ से फिर ये दोबारा जो एक नई जिंदगी का आगाज किया है इन्होंने, वो बड़ा बेहतरीन है, जबरदस्त है। और फिर अगर आप बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको फिर इनकी जो सन लाइन है वो भी आपको बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। वो उसकी पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, ये इनकी सन लाइन है और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो जब आपकी सन लाइन इतनी शानदार हो, उसके साथ ट्रायंगल भी बन रहे हो, तो ये आपकी ओल्ड एज में कोई बड़ी लॉटरी लगने का भी साइन होता है। आपको नेम फेम भी मिलेगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको खुशियाँ और कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। और आगे जो है ये इनकी सैटर्न और ये एक लाइन ऊपर की तरफ निकल रही है, तो इनको दो जगह से इनकम भी आएगी और बुढ़ापा इनका बड़ा शानदार होगा, बेहतरीन होगा। तो इस लिहाज से माशाल्लाह ये बड़ा लकी हाथ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बैरून मुल्क यूरोप में सेटल भी हैं, कोई इनको मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। बाकी तो इंसान कभी भी सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं होता, वो बेहतर से बेहतर की तलाश में ही रहता है। तो अब हम इनका राइट हैंड देखते हैं, तो राइट हैंड पे भी हमें ज़िंदगी की इनकी बुदाई बनी हुई है, तो दौलत रुपया पैसा इनके पास आएगा। और इसी आंख के ऊपर अगर एक लाइन मजीद ऊपर हो तो ये भी बताती है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रगल देखनी पड़ती है, दुख तकलीफें टेंशनें देखना पड़ती हैं। तो बिल्कुल इनको इन दुखों तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और बाकी दाएं हाथ पे भी वही चीज़ें अब नज़र आ रही हैं कि वीनस इनका बड़ा बेहतरीन है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। और ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, ज़िंदगी की लाइन लंबी भी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग भी इनका बड़ा बेहतरीन है, तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग भी दिया हुआ है। ये होती है बुध की रेखा। इसको हम अगर ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो या ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाए तो इसको हम सेहत की लकीर पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये किस्मत की लाइन से निकल रही हो तो फिर हम इसको बिजनेस की लकीर पढ़ते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये सलाहियत रखी है कि अगर कल कोई ये बिजनेस करती हैं, कोई भी काम शुरू करती हैं या कोई जॉब करती हैं, तो अल्लाह ताला इनको वो खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएगा। अब देखें यहाँ से इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है ना, वो हमें एक ज़िंदगी की लकीर हमें ये नज़र आती है, और फिर हमें यहाँ से भी ये ज़िंदगी की लाइन की तरफ किस्मत की लाइन अंदर की तरफ घूमी है। तो जब ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से हमें डबल मिलती है ना, तो दर हकीकत ये जो है इनकी
یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے. زندگی کی لکیر اصل میں ان کی یہی ہے. تو یہ جو ڈبل ہمیں زندگی کی لکیر نظر آ رہی تھی نا، اس کو آپ غور سے سمجھیں. یہ تھا، یہ کچھ اس طریقے سے سارا سین بن رہا ہے. ان کی زندگی کی لائن یہ اس طریقے سے بالکل سیدھی ہو گئی ہے، اور ایک زندگی کی لائن یہ ہے. تو ڈبل زندگی کی لکیر بنی نا ان کی اصل میں. یعنی کہ یہ زندگی کی لکیر بھی ہے اور ڈبل زندگی کی لکیر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں ان کی زندگی کو کوئی مشکل پیش آئے گی، زندگی کو خطرہ ہوگا، تو یہ جو دو زندگی کی لکیریں ہیں وہ ان کو بالکل حفاظت کا کام کریں گی. یہ گارڈین اینجل لائن الگ سے ہے، ان کی باریک لائنیں جو ہے یہ بھی زندگی کی حفاظت کرنے والی ہے. لیکن جب آپ کی زندگی کی ڈبل لکیر ہوتی ہے تو یہ زندگی کو اور تھوڑا لمبا کر دیتی ہے، اور زندگی میں ایک مضبوطی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے رول کے تحت اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ زندگی ان کی بڑی بہترین جا رہی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ زندگی اور قسمت کی لائن کو اگر ملا کے پڑھیں تو ساتھ ہی یہ قسمت ادھر گھومی ہے. اگر یہ اتنی ہی گہری لائن، پوائنٹ آپ سمجھے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر یہ قسمت کی لائن اس کو پڑھ لیتے ہم، اور یہ اتنی ہی گہری لائن اوپر کی طرف نکلتی، تو جتنی شاندار زندگی ان کی جا رہی تھی نا، تقریباً ان کے 20 سال کی عمر سے لے کے 30 35 30 تک، وہ ان پہ بڑا ایک بہترین عروج کا ٹائم تھا. بے شمار دولت ان کے پاس تھی. لیکن یہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ آ کے نا ان کا لاس ہوا ہے. وہ نیئر اباؤٹ آپ 30 35 پہ کر لیں، کچھ لاس ان کا 30 35 پہ ہوا ہے، اور کوئی لاس ان کا 35 سے 40 سال کی عمر میں ہوا ہے. لیکن جب آپ کی زندگی بڑی بہترین طریقے سے آپ کی قسمت کی جا رہی اور وہ یکدم ادھر زندگی کی لائن کی طرف گھوم جائے، تو اس وقت آپ کی زندگی میں جو کچھ، جس طریقے سے آپ کی زندگی بہترین جا رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ ٹینشنیں ضرور آتی ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس جمع پوجی ہوتی ہے یا جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ زندگی کی لکیر اور قسمت کی لکیر یہاں سے یہ ایک ہی ہے. یہاں پہ زندگی کی لائن قسمت کی لکیر کے ساتھ آ کے مرج ہو گئی ہے، اور یہ بھی زندگی کی لکیر ہے. اور اب یہاں سے قسمت کی لائن نے آگے سٹارٹ لی ہے، یہاں سے قسمت کی لائن نے سٹارٹ لی ہے، لیکن قسمت کی لائن یہاں سے تھوڑی باریک ہو کے پھر اوپر گئی ہے. پھر یہاں سے یہ لائن نکلی، اور یہیں سے شہرت کی لائن نے بھی سٹارٹ لی ہے، اور پھر یہاں سے اوپر جا کے پھر شہرت کی لائن ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 سال کی عمر کے بعد یہ پہلے ایک بڑے زبردست نقصان ہوا ہے ان کا، ان کے ہسبینڈ کا نقصان ہوا ہے. اس نقصان کے بعد یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو تقریباً 40 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ جو اولڈ ایج ہے ان کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا. اولڈ ایج میں بھی ان کی جو 50 کے بعد والی زندگی ہے وہ بڑی بہترین ہوگی، شاندار ہوگی. بڑھاپا آگے ان کا اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو عزت، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ سب کچھ عطا کرے گا، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا. اب ان کے لوشوبر چارٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو لوشوبر چارٹ جو ہے وہ ان کا میں نے بنایا ہوا ہے، تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. یہی کرتے ہیں کہ جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 1 ان کا 3 4 دفعہ آیا ہے. تو 1 بعض دفعہ آپ کو تھوڑا سا نا ٹینشن ضرور دیتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ آپ فکر مند ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ہوتا یہ سن ہے 1. اگر 1 کی انرجی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ 1 آپ کے اندر آتا ہے تو یہ آپ کو دلیر بھی بہت بنا دیتا ہے، کیونکہ سورج آپ کے اندر ایک ایگو پیدا کرتا ہے. سن آپ کو زندگی کی جنگ لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے. تو یہ ایک فیمیل ہونے کے باوجود ابھی بھی جاب کر رہی ہیں، زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے لڑ رہی ہیں. تو یہ اسی وجہ سے لڑ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 نمبر کی انرجی جو ایک ہوتی ہے نا کمانڈ کرنے کی، لیڈرشپ کوالٹیز، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں. نمبر 2 ان کا 1 دفعہ ہے. نمبر 2 مون کا ہوتا ہے، تو بہت محبت کرنے والی ہیں، لونگ ہیں، کیئرنگ ہے. 3 جوپیٹر کا ہوتا ہے، تو اچھی سوجھ بوجھ کی مالک ہیں، اچھی ایجوکیشن ہے، اچھا نالج ہے. 4 نمبر مس ہے ان کا، جن کے نام سے ملا ہے ان کو. تو 4 نمبر جو ہوتا ہے وہ انسان کو ڈپلومیٹک بناتا ہے، انسان کو کلیور بناتا ہے. تو شروع میں انہوں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ چیٹ کی ہے. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کی 4 کی کمی پوری ہو چکی ہے، کافی حد تک یہ سنبھل چکی ہیں. 5 نمبر جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے. تو شکر الحمدللہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، زندگی اب ان کی کافی سی بہتر ہے، اچھی ہے. 6 نمبر ہوتا ہے، یہ آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں، خوشیاں اور مینٹلی سیٹسفیکشن دیتا ہے، اور جسمانی سیٹسفیکشن بھی دیتا ہے. 6 نمبر ان کے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ، پیسہ، دولت ہونے کے باوجود وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، وہ نہیں ان کو ملے گی.
वो कुछ ना कुछ कमी रहेगी। और इसके अलावा ज़िंदगी में इनको चीटर रिश्ते ज़्यादा मिलेंगे, मतलबी लोग ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपका नंबर 6 मिस होता है तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप के तलक जो है वो रिश्तों के साथ ख़राब होते हैं, और रिश्ते आपको खुदगर्ज मिलते हैं, आपको हेल्पिंग रिश्ते नहीं मिलते। 8 नंबर भी हमें इनके नाम से मिला है, तो 8 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस होता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और आपको कामयाबियां बड़ी घसीट घसीट के मिलती हैं। तो बिल्कुल इनको भी बड़ी कुछ कामयाबियां घसीट घसीट के मिली हैं, बल्कि अभी भी ये 50 अब इनकी एज होने वाली है, तो उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी भी करनी पड़ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला 50 के बाद आगे इनकी जितनी भी ज़िंदगी है वो बड़ी शानदार होगी, बड़ी बेहतरीन होगी। डबल 9 जो होता है ये आपके अंदर ईगो पैदा करता है, और ये चीज़ें आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है, और आपके अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का आपके अंदर एक हौसला भी पैदा करता है। ठीक है जी, ये इनकी जन्म कुंडली है। तो ये मैंने अभी इनके सॉफ्टवेयर से निकाल के सीधा सीधा मैं इसको इधर ले आया हूँ। मैंने इसकी बिल्कुल स्टडी नहीं की हुई, तो बिल्कुल अब आपके सामने ही हम इनकी मोटी मोटी स्टडी कर लेते हैं कुंडली की, कि कुंडली क्या कहती है। तो 2 और 7 का मालिक वीनस है। तो 2 वीनस जो होता है ये खूबसूरत प्लेनेट है, तो इसका मतलब ये कि ये खूबसूरत चेहरा है, अल्लाह ताला ने इनको एक पुरकशिश चेहरा दिया है। वीनस जो है, अब वीनस की डिग्री देखेंगे, वीनस की डिग्री क्या है? वीनस 27 डिग्री है जी। वीनस 27 डिग्री में आ, आ, ये है 7वां घर होता है, इनके हस्बैंड का घर होता है, लाइफ पार्टनर का घर होता है। तो ये इधर आके बैठ गया वीनस, और उसकी डिग्री वीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 7 की जब डिग्री वीक होती है, आपके लगन जो होता है आपका फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस की जब आपकी प्लेनेट की डिग्री वीक होती है, तो वो इनका प्लेनेट आप ये कह लें कि अभी बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से इनके, वैसे तो ये यंग है लेकिन प्लेनेट की जो डिग्री है वो वीक है। 27 डिग्री जो होती है उसको हम गुरु भी कहते हैं, इनके उस प्लेनेट में इतनी पावर नहीं होती, तो जिसकी वजह से इनको जिंदगी में बहुत ज़्यादा ये गलत डिसीजन भी ले सकती हैं, गलत फैसले भी कर सकती हैं, और इनकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें वो भी इनको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो इनका मेन प्लेनेट है वही बड़ा वीक है। तो उस वजह से इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी और प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप देखते हैं जी, पहला घर तो बताते हैं आपकी लाइफ का, कि आपकी लाइफ होगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपकी शख्सियत कैसी होगी, और आपको आपको किस कदर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये तो हमें पता चल गया कि हैं तो ये खूबसूरत, लेकिन स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा होगी, और ये ज़िंदगी में बड़े गलत फैसले भी करेंगी, गलत लोगों पर एतबार करके धोखे खाएंगी। दूसरा घर जो होता है ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी का होता है। इनका जो आपकी बैंकिंग, सॉरी प्रॉपर्टी का कह रहा हूँ, जो आपके बैंक में सेविंग होती है ये उसका होता है। 5th हाउस आपकी अच्छी है जी, जहानत का होता है, आपकी औलाद का घर होता है। तो 3 और 6 का मालिक मरकरी जो है वो भी 26 डिग्री पे बैठा हुआ है, अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, मार्स के घर में बैठा हुआ है। तो मार्स के साथ इसकी बस कह लें कि दरमियानी सी अंडरस्टैंडिंग है, और मार्स खुद किधर बैठा हुआ है? मार्स बैठा हुआ है दुश्मन के घर में, सैटर्न के घर में। तो मार्स ये जो है ना 7th हाउस का मालिक, वो बेचारा बैठा हुआ है कैरियर के घर में, लेकिन है ये इसके दुश्मन का घर। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसको चलाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, और इसके अलावा इनको सेविंग करने में भी मुश्किलात पेश आएंगी। रुपया पैसा इनके हाथ ठहरेगा कोई नहीं, क्योंकि जो प्लेनेट है वो बेचारा आया है मार्स के घर में, और मार्स बेचारा खुद दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो फैमिली की सपोर्ट बड़ी कम मिलेगी, रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, इनके ससुराल वाले अच्छे नहीं होंगे, और वो भी दुश्मन ही होंगे। और इसके अलावा अपने रिश्तों से भी जो एक खालिस मोहब्बत मिलनी होती है वो इनको मिल नहीं पाएगी, और सेविंग जिस कदर ये चाहेंगी कि मैं सेविंग कर लूँ, सेविंग में भी मुश्किलात पेश आएगी, और औलाद की ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ये फर्स्ट बच्चे का घर होता है। यहाँ से हम आपका फर्स्ट बेबी देखते हैं, तो वो चूंकि उसकी प्लेनेट की पोजीशन ये बता रही है कि बच्चों की ज़िंदगी में भी उनको, बच्चों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद इनको कामयाबी मिलेगी। ये 4 तीसरा घर है, तीसरे घर का मालिक मून, आप देखते हैं किस पोजीशन में बैठा हुआ है। मून बैठा हुआ है जी 9th 8वें घर में, और 9वें और 12वें घर का मालिक होता है जुपिटर, वो भी इधर ही आके बैठा है, और वो फिर उसका मालिक जो है वो सैटर्न है। तो इसका मतलब यही है कि मेहनत बहुत करेंगी, लेकिन मेहनत करके इनको रिटर्न वो नहीं मिलेगा, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स,
वो इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। तो केटू इनके तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बहन भाई हैं। तो बिल्कुल इन्होंने मुझे यही बताया हुआ है, जब आपके जायचे में तीसरे घर में केटू हो ना, तो आपके 3 या 4 बहन भाई होते हैं। तो इनके 3 और 4 ही बहन भाई हैं। देख लें ये कितनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन होती है, ये कोई तुक्के वाला काम नहीं होता, ये ज़बरदस्त कैलकुलेशन के तहत ये कुंडली बनती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम 3 और 6 का भी देख चुके हैं, पैसा कमाने में भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जॉब में मसले बनेंगे, कैरियर में मसले बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये कोई बिजनेस करती हैं तो यहाँ से हम बिजनेस और पार्टनरशिप को भी देखते हैं, तो बिजनेस और पार्टनरशिप में भी ये लॉस कर सकती हैं। और 10 और 11 का मालिक सैटर्न है, बल्कि यहाँ पे आप देखते हैं ना अभी, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7वें घर का जो मालिक है वो मार्स है, वो दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, और यहाँ पे सन भी बैठा हुआ है, और यहाँ पे वीनस भी इधर ही बैठा हुआ है, मरकरी जो है वो भी इधर ही बैठा हुआ है। तो अपने हस्बैंड, इनका प्लेनेट और इनके हस्बैंड का प्लेनेट जो है मरकरी, सॉरी, इनके हस्बैंड का प्लेनेट नहीं है, इनके हस्बैंड का प्लेनेट तो वो बेचारा सैटर्न के घर गया हुआ है। तो ये वीनस इधर बैठा हुआ है और वीनस के साथ सन बैठा हुआ है। तो जब एक हो ना, अच्छा प्लेनेट नहीं सन को समझा जाता कुंडली में, और वो 7वें घर में तो बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। तो बिल्कुल इनकी जो फर्स्ट शादी होगी उसमें मसाइल प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि इनके 7वें घर में सन बैठा हुआ है, साथ मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है। तो इनकी शादी में प्रॉब्लम चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से आए तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ऊपर सैटर्न भी देख रहे हैं। इनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, यहाँ पे सन बैठा हुआ है। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी वो हो सकता है बिल्कुल चले ही कोई ना, पहले ही शादी इनकी खत्म ही हो जाए, इस चीज का अमकान होता है। अगर चलेगी तो फिर बड़ी मुश्किल से ये उस शादी को चलाएंगी। ठीक है। तो इसके बाद 9 और 12 का मालिक जुपिटर, जुपिटर भी इधर बैठा हुआ है 19 डिग्री पे, लेकिन वो जिस घर में बैठा हुआ है तो वहां पर ये घर होता है 12वां, इनके जो 12वीं राशि है वो 11वें घर में बैठी हुई है। यहाँ पर हम आपकी ख्वाहिशात की तकमील देखते हैं। तो वो प्लेनेट भी बेचारा बैठा हुआ है इधर आके, जुपिटर भी, और जो जो इस घर का असल मालिक है वो बेचारा दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो जिंदगी में इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, और जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें भी 100% मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, और जो इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी वो भी बड़ी मुश्किल से इनकी ख्वाहिशें मुकम्मल होंगी। इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी, और उस लिहाज से इनकी ज़िंदगी में ना ख्वाहिशों की तकमील थोड़ी कम होगी। तो और 10 और 11 का मालिक जो सैटर्न है वो वीनस के घर में बैठा हुआ है, और वीनस किधर बैठा हुआ है जी, वीनस फिर आ गया इधर मार्स के घर में। तो उस लिहाज से किस्मत भी इनकी बस एवरेज ही होगी, इनकी ना बहुत अच्छी और ना ही बहुत बुरी, गुजारे लायक हम इसको किस्मत की लाइन कह सकते हैं। यहाँ पे राहु और केतु भी किस्मत वाले घर को देख रहे हैं, तो बिल्कुल किस्मत आगे चल के ये राहु और केतु इनकी बेहतर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आगे ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। 10वें और 11वें घर का मालिक सैटर्न है, और कैरियर वाइज भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जॉब ही करें तो बेहतर है, ज़्यादा बिजनेस करेंगी तो शायद इतनी इनको कामयाबी ना मिले। ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर ये जॉब करती हैं तो जॉब में ज़्यादा बेहतर ये रहेंगी मेरे ख्याल में, क्योंकि बिजनेस करेंगी तो इनके लॉसेज होने के खतरे ज़्यादा हैं। इनकी जो भी इनके पास जमा पूंजी है, सेविंग है, कहीं वो बड़ी रकम ये ज़ाया ना कर दें। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। 1 और 8 का मालिक मार्स है, और मार्स बैठा हुआ है उधर सैटर्न के घर में। तो ये 1 जो है ये 12वां घर होता है, ये भी मार्स का ही है इस कुंडली में, और 7वां घर भी, और ये बैठा हुआ है दुश्मन के घर में। तो प्रदेश में भी इनको कोई कहेंगे को बहुत ज़्यादा इनको कोई सुख मिले हैं या कोई भी चीज़ आसानी के साथ मिली है, नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद इनको ये चीज़ें मिली हैं। तो 10 और 11 का मालिक सैटर्न जो है वो इधर आके बैठा हुआ है दूसरे घर में, और 2 और 7 का मालिक जो वीनस है वो मार्स के घर में आके बैठ गया। तो अगर किसी वजह से पहली शादी इनकी ठीक नहीं चलती तो उम्मीद है कि दूसरी जो है वो शायद चल जाएगी, लेकिन ये है कि
शादियों में इनको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ देखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल शादी इनकी ब्रेक हो जाएगी पहली, लेकिन पहली शादी जो है उसमें इनको मसाइल प्रॉब्लम 100% आएंगे। और अगर ये किसी वजह से इनकी पहली शादी ब्रेक होती है, ये सेकंड की तरफ भी जाती हैं, तो सेकंड में भी कहें कि कोई इनको कोई बहुत ही ज़्यादा सुख मिलेगा या कोई बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, उसके अमकान कम है। तो ये चीज़ हो गई। अब सीधे हम जो है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो मैंने इनकी दोशोबर चार्ट बनाया था ना, इसमें हमें इनका 3 नंबर मिस है, 4 नंबर भी मिस है। 3 और 6 और 5 मिस हो तो आपकी जिंदगी में शादी में कोई इतना ज्यादा सुख नहीं मिलता आपको। इनके ससुराल वालों की तरफ से दुख तकलीफें टेंशनें मिलती हैं, कुछ ना कुछ हस्बैंड के साथ भी कुछ ना कुछ आपकी अनबन होती है। और 8 नंबर जब आपके पास नहीं होता, 4 नंबर भी नहीं होता, तो जिंदगी में टेंशनें प्रॉब्लम मसले बनते हैं। तो ये चीज हमें कुंडली ने भी बता दी, इनके हाथ की लकीरों ने भी बता दी, लोशोबर चार्ट ने भी बता दी। तो अब इनके हाथ में हम शादी की लाइंस को देख लेते हैं कि वो क्या पोजीशन है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी शुरू में 2 बारीक लाइनें बनी हुई हैं। तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ना, कुंडली ने भी कहा था कि वो ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद वाला चल जाएगा। तो बिल्कुल इनको जो जो भी इनकी शादी होगी उसमें इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा। इनके शुरू में इनके 1-2 रिश्ते ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो ज़्यादा कामयाब होगी। ये इल्म पामिस्ट्री ये कह रही है, और कुंडली भी यही कह रही है कि शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बनेंगे। यहाँ पे ये शादी की लाइन ये कह रही है कि चाहे इनकी शुरू में कोई मंगनी हो या कुछ भी हो, तो शुरू में पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला जो रिलेशन है ये इनका चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा हो चुका है, 30-35 मिनट की ये वीडियो बन गई है, तो मेरे ख्याल में आप इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी इसी तरह अपना हाथ इतनी ही डीपली रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली भी पढ़वाना चाहते हैं, आप अपना दोशोबर चार्ट भी बनवाना चाहते हैं, आप अपने हाथ की लकीरें भी पढ़वाना चाहते हैं, तो फिर मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इधर से ही आपको जब आप रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस भी बता दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़ी डिटेल के साथ आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।